ओके, हेलो स्टूडेंट्स। अब आपका मैं पार्ट 5 स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि चैप्टर 1 है। पार्ट 5 है आपका द यूनियन, यानी कि संघ, है ना। फिर आपका चैप्टर 1 है जो कि एग्जीक्यूटिव के बारे में है, जिसमें आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, कि राष्ट्रपति कौन होगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस रहेंगी, ठीक है, कितना टाइम उसका पीरियड रहेगा, क्या ड्यूरेशन रहेगी उनकी वर्किंग की, ठीक है, क्या उनको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी और क्या उनकी पावर्स रहेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ना प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट आपका जो बताया गया है वो है आर्टिकल 52 में। ठीक है, क्या बोला गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आपका 52 में बताया गया है। ये सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में भी आता है कि 52 में क्या दे रखा है, या भारत का राष्ट्रपति कहाँ कौन से आर्टिकल में आपका दे रखा है। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 53 पे। आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 आपको बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर कहाँ पे है, किसके पास रहेंगी। तो हमारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स रहेंगी वो रहेंगी राष्ट्रपति के पास। सीधे सीधे यहाँ बोल भी रहा है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है, सीधे बोला गया है कि इस संविधान के अनुसार, यानी कि जो भी करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो ये जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर नहीं, उसके अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसके बाद आपका एक चीज़ और होती है कि जब भी राष्ट्रपति को किसी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो उसको जो सलाह देगा वो देगा आपका मंत्री परिषद। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हिंदी में मंत्रिपरिषद बोलते हैं और इंग्लिश में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मिनिस्टर ऑफ काउंसिल कहा जाता है। ठीक है, जब भी उनको सलाह की जरूरत होगी तो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल उनको हेल्प करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद उनको हेल्प करेगा, वो हमेशा इनसे सलाह लेंगे, कहा गया। ठीक है, फिर आपका क्लॉज 253 का क्या कहता है कि पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होगा। ठीक है, जो भी हमारे सुरक्षा बल है उनका जो भी होगा वो आपका राष्ट्रपति ले। ठीक है, इसमें आपका यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लॉज 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं हम अपने आर्टिकल 54 पे, सॉरी। ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 54 पे। आर्टिकल 54 क्या कह रहा है कि निर्वाचन की रीति, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होगा। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, पहले तो आप इसका आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 54, सीधे सीधे पूछा जाता है कि 54 में क्या है। ठीक है, फिर इसका एक क्लॉज क्या कहता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि संसद के आपके 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। ठीक है, ये दोनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, ये दोनों मिलके इनको इलेक्ट करते हैं। फिर 55 में हम क्या पढ़ेंगे कि 55 में इनकी रीति क्या रहेगी, निर्वाचन की रीति क्या रहेगी, मैनर क्या रहेगा इलेक्शन का। ठीक है, इलेक्शन का मैनर क्या रहेगा। तो आपको इसमें सीधे सीधे एक वर्ड याद रखना है कि जिसको बोलते हैं एकल संक्रमणता। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे, सीधे सीधे आ जाता है कि राष्ट्रपति का किस रीति से उनका इलेक्शन किया जाता है। तो एकल संक्रमणता रीति रहती है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, बाकी इस आर्टिकल में और कुछ याद करने का नहीं है, आपको रखना है। ठीक है, फिर आर्टिकल 56 पे आएंगे। ओके, उसके बाद हम आ जाएंगे आर्टिकल 56 पे। आर्टिकल 56 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति की पद अवधि। ठीक है, इनकी जो ड्यूरेशन है यानी कि पद अवधि जो है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या इनकी अवधि रहेगी। ठीक है,
पद अवधि। तो एक क्लॉज क्या कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर रहित अपना पद त्याग सकेगा। यानी कि जब भी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये अपना रिजाइन, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, और अभी जब हम वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देगा। ठीक है, ये यहीं पे मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो और मैं क्लियर कर दूंगी आपको। ठीक है, फिर इसका क्लॉज 2 क्या कहता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61, अभी 61 हम पढ़ेंगे, महाभियोग होता है, को बंदी रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, क्या है महाभियोग कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने किसी भी पद का कोई गलत यूज़ करता है या कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसे महाभियोग यानी कि आर्टिकल 61 के थ्रू हटाया जाएगा। अभी इसकी वो पढ़ेंगे कि 61 में क्या दे रखा है, का महाभियोग क्या है। ओके, फिर आते हैं क्लॉज सी पे। क्लॉज सी क्या कहता है आपका? क्लॉज सी कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। ठीक है, उत्तराधिकारी से यह मतलब ये है कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं तब तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक उनकी जगह नया वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके नहीं आ जाता है। ठीक है, जब इलेक्ट होके आ जाएगा, नया प्रेसिडेंट आ जाएगा, तब वो अपना पद छोड़ेंगे, उससे पहले वो अपना पद नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आर्टिकल 57 के बारे में जरा पढ़ेंगे। आर्टिकल 57 क्या कहता है आपका कि एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ठीक है, क्या राष्ट्रपति का री इलेक्शन हो सकता है? क्या वो दोबारा पद पे आ सकते हैं? जैसे उन्होंने अपना ड्यूरेशन जो था वो काम कर लिया, दोबारा इलेक्ट होके आ सकते हैं, तो हाँ वो री इलेक्ट हो सकता है। यहाँ सीधे बोला है कि कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, कर चुका है, संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या कहता है आपको? क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या अर्हता है। हिंदी में बोलते हैं आपके अर्हता है और इंग्लिश में बोलते हैं क्वालिफिकेशंस, कि क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी कि वो भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया हो। सिटीजनशिप का आपका मैंने आर्टिकल 5 में पढ़ाया हुआ है कि आर्टिकल 5 में कौन भारत का सिटीजन होगा यानी नागरिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि कोई विदेशी वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ठीक है, 35 ईयर्स कंप्लीट कर चुका हो, यानी कि जो एज है उनकी। फिर क्या बोला है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित हो, यानी कि लोकसभा का आपका वो मेंबर होने के लिए क्वालिफाई है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं आर्टिकल 59 पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्वालिफिकेशंस। फिर आते हैं आर्टिकल 59 पे। आर्टिकल 59 क्या बताता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कंडीशंस फॉर प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ठीक है, क्या है? सीधे सीधे बोला गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का, किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो उसी पोस्ट पे रहेंगे, अदरवाइज कहीं का भी वो सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है कि कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन से अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया। अगर कहीं के मेंबर थे भी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी उन कहीं के मेंबर हैं या कोई भी किसी पद पे हैं वो सब उनको वो छोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपका क्लॉज 2 क्या कहता है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सीधी बात बोली गई है कि अगर वो राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट के उन्होंने चेयर पे बैठे हैं तो और कोई प्रॉफिट का वो डेजिग्नेशन नहीं लेंगे और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, वो अपना प्रेसिडेंट को ही कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है। फिर क्लॉज 3 क्या कहता है आपसे कि राष्ट्रपति बिना किराया दिए, यानी कि उनको क्वार्टर दिया जाएगा, सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है, वहाँ रहेंगे ये चीज़ कही गई है। ओके, फिर हम आते हैं अपना आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या है? इनके जो शपथ होगी उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाएगा? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, तो आर्टिकल 60 के बारे में हम बात कर रहे थे। तो आर्टिकल 60 क्या है? ओथ, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शपथ, जो शपथ ग्रहण समारोह सुना भी आप समझते, ठीक है। शपथ कौन दिलाएगा राष्ट्रपति को? क्या बोला गया है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। या फिर अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे, यहाँ पे बोला गया है कि ज्येष्ठतम न्यायाधीश, जो सीनियर जज होंगे वो उनको शपथ दिलाएंगे और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक आप बेरेक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज दी भी गई है कि क्या शपथ में वो बोलेंगे, क्या है, ठीक है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 61 पे। आर्टिकल 61 क्या कह रहा है? महाअभियोग, है ना, अभी जो मैंने आपको बताया भी था जब हमने वहाँ पढ़ा था कि कैसे इनको हटाया जा सकता है, तो महाअभियोग, है ना, एक आपका इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट क्या है कि जब भी, क्या बोला कि जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने कोई संविधान से जो भी रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसका कोई अतिक्रमण किया है या, ठीक है, तो इम्पीच्ड किया है। क्या बोला गया है कि अतिक्रमण किया है, अतिक्रमण किया है तो संसद का कोई भी सदन, ठीक है, मैंने आपको बताया है कि 2 सदन है हमारे, उनमें से कोई भी आरोप लगा सकता है, ठीक है। ये आरोप क्या होगा? आपको इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला, 14 डेज की ड्यूरेशन दे रखी है इसमें एक क्लॉज में, है ना, वो याद रखेंगे। क्या बोला गया है? ऐसे आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है, जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। पहली चीज़ याद रखनी है आपको 14 डेज की ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ याद रखनी है 1/4, यानी कि 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका यही याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे आपका आर्टिकल 63 पे। आर्टिकल 63 क्या है? आर्टिकल 63 आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया है। पहली चीज़ याद रखनी है आपको 14 डेज की ड्यूरेशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ याद रखनी है 1/4, यानी कि 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर जो है वो होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपका यही याद रखने का है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे आपका आर्टिकल 63 पे। आर्टिकल 63 क्या है? आर्टिकल 63 आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट को लेके, ठीक है। तो आपकी आर्टिकल 63 में हमें बताया गया कि उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कौन होगा? कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 63 में बोला गया है। ये आप याद रखेंगे आर्टिकल नंबर, क्योंकि आर्टिकल नंबर आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में सबसे है कि एक्स ऑफिशियो करके एक वर्ड आएगा आपका, है ना, एक्स ऑफिशियो।
हिंदी में बोलेंगे कि उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज क्या कहती है, जरा पढ़ लेते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सीधी बात बोली गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो सीधे सीधे बोली गई है आपका कि है ना, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिस चेयरमैन होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि ये हमने अभी प्रेसिडेंट के में भी पढ़ा कि वो कोई और प्रॉफिट का जो भी डेजिग्नेशन है स्टेटस वहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि आपका 66, ठीक है, आर्टिकल 65 और देख लेते ज़रा। आर्टिकल 65 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे। मान लीजिए राष्ट्रपति जी जो है किसी रीज़न से छुट्टी पे गए हैं, उन्होंने अपना पद त्याग दिया है या अन्य कोई रीज़न है जिस पे वो अपने पद पे नहीं ग्रहण नहीं है, तो उनका पद जो है वो वाइस प्रेसिडेंट संभालेगा। ठीक है, ठीक है, 65 में आपका यही कहा गया। फिर आते हैं 66 पे। 66 क्या कहता है कि ठीक है, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, कि उपराष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा। हमने अभी पहले प्रेसिडेंट का पढ़ा था, और प्रेसिडेंट का देख लेते, वाइस प्रेसिडेंट का देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपका एकल संक्रमणीय रीत मत द्वारा ही होगा। ठीक है, दोनों में ध्यान रखेंगे, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आता है आपका, वाइस प्रेसिडेंट से एक आध क्वेश्चन आता है जो एक्स ऑफिस चेयरमैन वाला आता है। ठीक है, फिर हम आर्टिकल 66 में आपका बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये है। फिर आपका क्लॉज 3 में क्या है कि वही क्वालिफिकेशंस बताई गई है कि क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी। ठीक है, आपका जस्ट मिनट, ठीक है, थर्ड क्लॉज में क्या बताया गया, उनकी क्वालिफिकेशंस, कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। क्वालिफिकेशन उनकी सेम ही रहेंगी जो हमने प्रेसिडेंट की पढ़ी थी। क्या बोला गया पहला कि भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, ठीक है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहित है। याद रखिएगा कि जब वाइस प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो राज्यसभा की बात की जा रही है, और प्रेसिडेंट की बात की जा रही है तो लोकसभा की बात की जा रही है कि वो लोकसभा के पद के लिए। ठीक है, फिर 67 आर्टिकल में क्या दिया गया है कि उपराष्ट्रपति की पद अवधि क्या ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है, इनकी ड्यूरेशन दी गई है। ठीक है, क्या पद अवधि रहेगी, यानी कि टर्म ऑफ, यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट दी गई है, ड्यूरेशन को आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ठीक है, कितनी ड्यूरेशन रहेगी, 5 ईयर्स। उसके बाद एक क्लॉज क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ठीक है, ये मैंने आपको जो प्रेसिडेंट का भी पढ़ाया था उसमें आपको बता दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन दे सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है बी क्लॉज, कि उपराष्ट्रपति सभा के ऐसे संकल्प द्वारा, यानी कि उसको हटाया जाएगा, तो यहाँ पे भी वो 14 डेज याद रखेंगे बी क्लॉज में। ठीक है, फिर आते हैं हम आर्टिकल 69 पे आएंगे। 69 में वाइस प्रेसिडेंट की ओथ दे रखी है, यानी कि शपथ उनका दे रखा है। तो 69 में कौन शपथ उन्हें दिलाएगा। ठीक है, क्या बोला, प्रत्येक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, ठीक है, या तो उन्हें प्रेसिडेंट शपथ दिलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाएगा।
उसके बाद फिर हम आते हैं आर्टिकल 72 पे। आर्टिकल 72 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि आपका क्षमादान की शक्ति बताई गई है। ओके, आर्टिकल 72 की बात करते हैं। आर्टिकल 72 क्या है? क्षमादान की शक्ति, ठीक है, यानी कि पार्डन, ग्रांट पार्डन, ठीक है, किसका पार्डन। आप ये आर्टिकल याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सॉरी, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आर्टिकल 72 क्या कहता है कि आपका क्षमादान की शक्ति बताई गई है। ओके, आर्टिकल 72 की बात करते हैं। आर्टिकल 72 क्या है? क्षमादान की शक्ति, ठीक है, यानी कि पार्डन, ग्रांट पार्डन, ठीक है, किसका पार्डन। आप ये आर्टिकल याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है आपका। हिंदी में बोला जाता है क्षमादान की शक्ति, ठीक है, क्या बोला गया है? क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति क्या है कि राष्ट्रपति के पास पावर्स रहेंगी कि किसी व्यक्ति की ठीक है, कि पढ़ लेते, लैंग्वेज ही पढ़ते, क्या कहना है। राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण करने की, ठीक है। क्या बोला क्या है कि उसमें घटा भी सकता है या बढ़ा भी सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। आप इन वर्ड्स को छोड़ते हुए एक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज में याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ रहेंगी कि वो किसी की सज़ा में, ठीक है, और विराम यानी कि उसकी सज़ा को होल्ड भी कर सकता है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे कि वो मे बी होल्ड लगा दे किसी वजह से, कि विराम दे दे अभी कि इसको सज़ा नहीं दी जाए, ठीक है। अब सज़ा कम करने या क्षमादान की शक्ति का ये है कि जब भी मान लीजिए कि किसी को फांसी की सज़ा हुई तो फांसी की सज़ा से उसको आजीवन कारावास में बदलना, या आजीवन कारावास को 14 या 20 वर्षों की सज़ा में बदलना, है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें देखते हुए देखा जाएगा कि उसका दंड, उसका अपराध क्या है, ऑफेंस कैसा है, ठीक है, क्या ऑफेंस उसका रहा है। सारी सिचुएशन को देखते हुए वो क्षमादान दे सकते हैं या कहेंगे, ठीक है। अब वो सज़ा कम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि फांसी की सज़ा से आजीवन कारावास में, आजीवन कारावास से 14 वर्ष या 20 वर्ष में कन्वर्ट करना उसको, ठीक है। तो क्या बोला गया यहाँ पे, एक क्लॉज क्या बोलता है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कहाँ पे वो कर सकते हैं। बी क्लॉज क्या कहता है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया विषय तक संख्या, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। उसके बाद, ठीक है, आपका 74, आर्टिकल 74 इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि राष्ट्रपति को सहायता या सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, ठीक है। 74 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। क्या है, जरा पढ़ लेते हैं। 1 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। हाँ जी, उसका प्रधानमंत्री कौन होगा, उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, ठीक है। अकेले राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ही सलाह मशवरा करने के बाद कोई डिसीजन लेंगे, ठीक है। फिर आपका आ जाते हैं आर्टिकल 75 पे। आर्टिकल 75 क्या बता रहे हैं कि मिनिस्टर्स की कुछ प्रोविजंस हैं उनके बारे में बता रहे हैं। तो ये इसके जो क्लॉज है ये आप याद रखिएगा क्योंकि सीधे आपके पेपर में आता है। क्लॉज 1 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, और राष्ट्रपति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पूछा जाएगा कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जा रही है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका एक क्लॉज 1A देखते हैं क्या कह रहा है कि
मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये 15% वाला पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। और इसका अमेंडमेंट याद रखेंगे। इसका जो अमेंडमेंट हुआ है वो हुआ है 91वां 91 अमेंडमेंट था। 91 के द्वारा 15% को जोड़ा गया था, ये याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। फिर इसके क्लॉज 2 पे आ जाते हैं कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अब यहाँ पे आ गई है प्रसाद पर्यंत वर्ड आया है, यानी कि प्लेजर, है ना। अब ये प्लेजर क्या है, इसका सीधे कि प्रेसिडेंट की इच्छा से, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा चलेगी वो उनको कार्य करने देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो पूरी ड्यूरेशन चलते हैं। ये इसलिए करा गया है कि कोई भी अपनी मनमानी ना करे, ऐसे कोई डिसीजन ना ले जिससे दिक्कत आ जाए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। इसका जो 5th क्लॉज है वो एक 4th क्लॉज और पढ़ लेते हैं। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में, ठीक है। अब शेड्यूल 3 की बात की जा रही है कि 3 में क्या है, ठीक है। 3 में क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। तो मैं शेड्यूल की आपको एक ट्रिक पूरी बता दूंगी, उससे आप शेड्यूल को याद रख लीजिए। शेड्यूल से भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो शेड्यूल 3 की बात की गई, यानी ओथ और अफर्मेशन के प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, ठीक है। फिर 5th क्लॉज क्या कहता है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। यानी कि 6 मंथ की ड्यूरेशन तक कोई बंदा मंत्री पद संसद का कोई सदस्य नहीं है तो वो मंत्री नहीं रहेगा, ठीक है।